मैं न्यायालय में गया हूं और हमें न्यायालय से ही उम्मीद है और न्यायालय से ही उम्मीद रखते हैं। इनकी मनमानी को हम नहीं चलने देंगे, चाहे यहाँ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। मैं वहाँ आजकल तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ऐसा गलती कर रहा है हर जगह। अब देखते होंगे कि हाई कोर्ट में कभी एसपी को बुला रहा है, कभी कलेक्टर को हाई कोर्ट। जिला प्रशासन ने ये कहा कि हमारे पास चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी आई है और उसके आधार पर हम लोगों ने ये कर रहे हैं। ये चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है, ये डीजीपी को बुला रहा है, सबको तो बुलाइए रहा है, दुरुस्त कर रहा है। हाई कोर्ट छोड़ेगा? छोड़े। हाई कोर्ट का बहुत पावरफुल होता है हाई कोर्ट, ये जान लीजिए। हाँ, दूसरे के नज़र में जो हो, लेकिन हाई कोर्ट का कलम जो है इतना ज़बरदस्त है कि किसी के लाइफ को। एनएक्स पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, एचआर कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। इस वार्ता का उद्देश्य ये है, हमने आप लोगों को इसलिए याद किया है, कल हमारे कोल्ड स्टोरेज पर इल्लीगल तरीके से बैंक ने ताला लगा दिया और ताला लगाया है, जबकि उस पर हाई कोर्ट का स्टे है। कोल्ड स्टोरेज का नाम बता दीजिए। असदुल्ला कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है? यही चांप में ही है। कौन से बैंक? हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा को ये पता था कि हाई कोर्ट से इस पे स्टे है, सारे मामलात उसको पता थे। उसके बाद भी ये प्रशासन को डार्क में रखकर इन लोगों ने जाकर के वहाँ ताला लगा दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कौन? सिवान? हाँ जी, शाखा सिवान। अब इनका कहना है कि हमको ऊपर से आदेश आया है चीफ सेक्रेटरी का। तो चीफ सेक्रेटरी का एक नॉर्मल ये होता है कि चीफ सरफेसी एक्ट जो होता है बैंक का, वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ही आता है कलेक्टर को। तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी को भी इन्होंने डार्क में रखा और कलेक्टर को भी डार्क में रखा कि इस पर हाई कोर्ट का स्टे है, इसको इन्होंने उनको नहीं बताया और ये आकर के अपना प्रशासन के थ्रू आकर के इन्होंने अपना ताला लगा दिया। पहले चीफ सेक्रेटरी का मामला कैसे आगे, पहले इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गए? नहीं, वो तो नॉर्मल होता है। वो जो बैंक का जो प्रक्रिया होता है, सरफेसी एक्ट होता है, जो हर बैंक जो है वो चीफ सेक्रेटरी को अपना लेटर देते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा मामला है, इसको हमको पर फोर्स जो है अवेलेबल कराया जाए। उसमें पूरा मामला कृपया करके बताएं। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें सिर्फ कलेक्टर का रोल इतना ही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन रहे, बाकी उनको क्या आपको देना है, क्या लेना है, क्या बैंक का मामला है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। लोन तो हमने 1,98,00,000 लिया था जी, ने लिया था। और इन्होंने हाँ कोल्ड स्टोरेज लिया था 2007 में, और इन्होंने वर्किंग कैपिटल नहीं दिया था, जिसकी वजह से हम नहीं चला पाए। उस कंडीशन में था कि हमको वर्किंग कैपिटल भी इनको देना था। ये जो कोल्ड स्टोरेज हमारा बंद है, इसमें बैंक भी बहुत बड़ा जिम्मेवार है। इसमें बैंक ही है जिम्मेवार, इसलिए कि उसने हमको वर्किंग कैपिटल नहीं दिया और इसके वर्किंग कैपिटल इससे मांगते रहे कि भाई चलाने के लिए पैसा दीजिए। बैंक का जो पैसा था वो 1,98 दिया, फिर हम 2 करोड़ अपना लगा करके उसको कंप्लीट कर दिए और 2012 में इन्होंने हम पर केस कर दिया। कोल्ड स्टोर चला ही नहीं है? चला ही नहीं हमारा कोल्ड स्टोरेज हमारा चला ही नहीं। ये शुरू में ही हम पर बैंक केस कर दिए। केस कर करके हमारे कोल्ड स्टोरेज पर जो है DRT वगैरह में केस इन्होंने कर दिया रिकवरी के लिए। हाँ, रिकवरी के लिए कर। वर्किंग कैपिटल नहीं देने की वजह से ये जो है हमारा कोल्ड स्टोरेज नहीं चला। आपने वर्किंग कैपिटल के लिए अप्लाई किया था? बहुत वो अमाउंट कितना था आपका? नहीं, वो तो 1 करोड़ था हमारा। हाँ, वो भी 4 साल के बाद इन्होंने हमको बहुत थोड़ा सा एक वर्किंग कैपिटल दिया 4 साल के बाद। 4 साल में तो काफ़ी हम पीछे हो गए रहे। DRT में केस हमारा चलता रहा, तो DRT ने इसमें पहल करके कंप्रोमाइज़ एक कराया। बीच में 2020 वगैरह में कंप्रोमाइज़ कराया, फिर लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया और उसने तय किया कि ठीक है आप 330 पर आप कंप्रोमाइज़। नहीं सर, आपके ऊपर ड्यू कितना था पहले ये बताइए, ताकि कंप्रोमाइज़ बाद में लगा होगा ना। ड्यू तो था वो
370 उत्तर था, 370 लाख के आसपास जी ड्यूज था आपको। जी, लेकिन वो 330 पर जो है हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ, अच्छा, वो कंप्रोमाइज लग गया। कंप्रोमाइज़ हुआ, और कंप्रोमाइज़ का लेटर मेरे पास है, वो 330 पर हुआ था, 330 पे। और इसमें ये शर्त था कि आप 2 करोड़ पहले दे दीजिएगा। जी। तो हमने डिमांड किया था कि कुछ पेपर्स हमारे जो मॉर्गेज हैं उसको आप रिलीज़ कर दीजिएगा, तो इसमें हमको आसानी हो जाएगी देने में पैसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 करोड़ आपको देना पड़ेगा। तो 2 करोड़ हमने इनको दे दिया, और इन्होंने कंप्रोमाइज़ के मुताबिक जो 3 डीड हमको देना था, सेल डीड, बैंक ने हमको नहीं दिया, जबकि डीआरटी ने ऑर्डर किया है। ये डीआरटी का ये ऑर्डर है, जी, दिखाइए। ये डीआरटी का ऑर्डर है, देखिए ये डीआरटी का ऑर्डर है 26/3 का। ठीक है, 1 मिनट। इसमें बाकायदा कहा है कि 3 पेपर 2 करोड़ इनका आ गया है, और आप 3 पेपर जो है रिलीज कर दिए। तो ये डीआरटी का ऑर्डर भी नहीं माना बैंक ने। और इसके पहले 20/12/19 को हाई कोर्ट हम चले गए थे, तो हाई कोर्ट से स्टे है। तो ना ये डीआरटी का ये ऑर्डर मान रहे हैं, और ना ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर का ऑर्डर ये है। इसमें मैंने उस वक्त जो है, उस वक्त बीएलओ सरफेसी हम पर लाए थे, इसी सरफेसी के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट गए थे 2019 में, जिसमें हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था। और बजाबते इसमें जो है, ये देखा जाए, ये बजाबते और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है 2019 से ही, अब और रोक अभी कंटिन्यू है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, और इसको मान नहीं रहे हैं इस ऑर्डर को। ये हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी इंडस्ट्री के साथ ये लोग कर रहे हैं, और यही काम मेरे साथ भी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने वहाँ हाई कोर्ट गए हुए हैं, और कोर्ट से मेरा स्टे है कि इसकी ही बात बता रहे हैं आपको कि 50 लाख और हम लेकर गए, और इनके ही बैंक में डीडी जो है, इनके ही बैंक में 50 लाख का डीडी जो है हमने बना करके रखा, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी। ये देखिए 25 लाख का ये है, और 25 लाख का डीडी ये है। ये 2 करोड़ के बाद की बात है। ये 2 करोड़ देने के बाद हम 50 लाख ले गए, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। वजह बताई होगी। नहीं, वजह कुछ नहीं, वजह कि लेट हो गया इनका। अब अंदर का मकसद क्या है, लेना नहीं चाहते हैं, ये नहीं लेना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं हमारे कोल्ड स्टोरेज। रिकवर करके अपने, हाँ, अपने ये करके। जी जी, जिला प्रशासन को मैंने लेटर के थ्रू हमने हाई कोर्ट का पेपर भी उनको अवेलेबल करा दिया था। जो इसके इंचार्ज हैं यहाँ पे, विधि विभाग के जो इंचार्ज हैं, उनको मैंने दे दिया था, और बाई पोस्ट भी भेज दिया था, जो उनका जो माध्यम होता है लेटर देने का, और चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने दिया था। हाँ, तो उन्होंने, जिला प्रशासन ने ये कहा कि हमारे पास चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी आई है, और उसके आधार पर हम लोगों ने ये कर रहे हैं। ये चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है, ये है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 21/12 को मैंने दिया था कलेक्टर। 1 पन्ने में है, 2 पन्ने में है। 2 पन्ने में। कृपया दोनों को दिखा दीजिए। 1 सेकंड, इसको दिखा दीजिए पहले, दूसरा दिखा दीजिए। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और, इसमें मैंने उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा करके संलग्न किया था। हाई कोर्ट का भी किया था, और डीआरटी का ऑर्डर भी किया था, दोनों किया था मैंने। कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी के ही कहने से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन, यहाँ जिला प्रशासन कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ चिट्ठी आई है। और चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने भी एक लेटर भेजा था कि ऐसा ऐसा पेंडिंग केस है, हाई कोर्ट में स्टे है, और डीआरटी का में भी पेंडिंग है, और उसके बाद ये बैंक मनमानी कर रहा है ये। तो चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से चिट्ठी 17 तारीख को ये मेरा लो सीज़ किए हैं, कल 17 को। और चीफ सेक्रेटरी साहब की चिट्ठी हमको भी मिली है, उसका उन्होंने, और जिला प्रशासन को भी उन्होंने भेजा है। ये आधार बनाया इस लेटर को। क्या आधार का क्या मैंने, अब तो बैंक लिख करके देता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको मदद चाहिए फोर्स के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से आ गया। अब कलेक्टर साहब ने अपना उसमें आदेश कर दिया 10 तारीख को। अधिक पुलिस की मांग की गई है। हाँ जी, ये कर दिया गया, ये पहले का आदेश है। और उसके बाद जो है कलेक्टर साहब ने आदेश एक पारित किया है 10 तारीख को।
ऑर्डर निकाल दिया 10 जनवरी को। ये 10 जनवरी को इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। 12 तारीख को फिर 2 दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी की दूसरी चिट्ठी है जो है कलेक्टर को आती है, दोनों को रिसीव हुआ ये, और उसके नीचे लिखा है इन्होंने, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव बिहार पटना के डायरी नंबर इतना 6225 दिनांक 27/12/2022 द्वारा प्राप्त असदुल्ला कोल्ड स्टोरेज चाँप जिला सीवान से प्राप्त आवेदन, मैंने जो आवेदन किया था उसका इन्होंने रेफरेंस इसमें दिया है, 21/12/2022 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषांकित मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपया की जाए। जो कल मेरे साथ कार्रवाई हुई है 17 तारीख को, उसके पहले चिट्ठी हमको मिल गई है और इसमें प्रतिलिपि हमको भी है नौशाद अली फारूकी, और ये कलेक्टर को भी आया है, वो तो पहले आ गया होगा उनके यहाँ, और बैंक को भी आ गया। तो इस पर बगैर विचार किए हुए इस चिट्ठी के ये आधार बना रहे हैं कि हम फोर्स और ये सरफेसी में अलाउ कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के चिट्ठी के आधार पर, और ये दूसरी चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी की भी है, इसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और दूसरे दिन फोर्स भेज करके जो है बैंक को इन्होंने ये करा दिया, कोल्ड स्टोरेज को हमारे ताला लगवा दिया। सर बैंक ने बहुत जल्दबाजी की है, जल्दबाजी की है इसलिए कि अब उनका कुछ उसमें स्पेशल कुछ मकसद उनका होगा। ये जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि वो उसमें जो है वो उसको बेच करके हम 75 से 80% को पैसा दे चुके हैं, 75% इंक्लूडिंग मेरा 50 लाख 2 करोड़ पहले दिया था मैंने, और 50 लाख हम जो ले गए थे जिन्होंने नहीं लिया वो भी अगर जोड़ दिया जाए, वो पैसा अभी बैंक में पड़ा हुआ है, मेरा उसी बैंक में पड़ा हुआ है। क्या कारण है? अब कारण तो वही बता सकते हैं ना हम, के उसमें कारण क्या बताया, हम तो ये कहेंगे हमने जो है जो कोर्ट में जो कंप्रोमाइज हुआ उसके अनुसार हमने पालन किया कोर्ट का, उसके अनुसार हमने पैसा भी दिया और बैंक ने उसका पालन नहीं किया। नहीं, एक और सवाल आता है कि फिर आपके साथ इंटेंशन क्या हो सकती है बैंक की? हाँ, ये ये पहले बताइए क्या इंटेंशन है जब नहीं कुछ नहीं है ऐसा कोई। कोल्ड स्टोरेज तो 10 साल जब से स्टार्ट ही नहीं हुआ, 10-12 साल से बंद पड़ा हुआ है, वो सिक कंडीशन में है, वो तो बिल्कुल बंद है, चालू भी नहीं हुआ। और दूसरा उनका इंटेंशन क्या, इंटेंशन उनका बेचना होगा, ऑक्शन करना होगा, ऑक्शन में उनका कुछ फ़ायदा होगा, कम रेट में उसको बेच देंगे, और बाकी जो पार्टियों से इन लोगों का जो सिलसिला चल रहा है, बाकी पार्टियों से ये लोग एक्स्ट्रा कुछ पैसा ले लेते हैं और कम रेट में इस ऐसी इंडस्ट्री को बेच देते हैं। तो कोई नहीं कहीं इसमें पूरा का पूरा, हाँ पूरा जो है इसमें माफिया लोग जो है ऊपर से नीचे तक, पटना से लेकर के यहाँ तक सारा जो है ये पूरा नीचे से ऊपर तक सारा ये सिस्टम बना है। मैं न्यायालय में गया हूँ और हमें न्यायालय से ही उम्मीद है और न्यायालय से ही उम्मीद रखते हैं, इनकी मनमानी को हम नहीं चलने देंगे, चाहे यहाँ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं वहाँ तक जाऊँगा। नौशाद अली फारूकी, चाँप, असदुल्ला कोल्ड स्टोरेज, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये मेरे फादर हुए, रिटायर्ड जज हैं ये। मेरा नाम मोहम्मद अली फारूकी और नौशाद अली फारूकी के मैं फादर हूँ और मैं रिटायर्ड जज हूँ। कि अभी तक तो हाई कोर्ट से हमको रिलीफ मिला हुआ है। रिलीफ ये है कि इन लोगों पर रोक लगा हुआ है कि ये आगे कोई कार्रवाई नहीं करें। हाई कोर्ट से तो मिल गया, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही लोग नहीं मान रहा है, तब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए क्या कर सकते हैं। एक सवाल ये बनता है सर कि जब हाई कोर्ट के अगर ऑर्डर को ही यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है जी, तो इस कंडीशन में नौशाद अली फारूकी क्या करेंगे? इस कंडीशन में कहाँ जाएंगे फिर वो? हाई कोर्ट जाएंगे और कहाँ जाएंगे? रिटायर्ड जज हैं तो उसके आगे क्या रास्ता मिलता है? रास्ता तो ही हाई कोर्ट जाएंगे और कहाँ जाएंगे, और किसी के यहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे तो सुनता नहीं है। और तो देख ही रहे हैं जो कार्रवाई लोग नाजायज़ कार्रवाई किए हुआ है, लोग कानून को अपने हाथ में ले लिया। सिर्फ बैंक वाले सफरेसी कानून को नाजायज़ फ़ायदा उठाकर चाह रहा किसी तरह से इसको दस्तूर को ऑक्शन करवा दिया जाए। न्यायालय का आदेश केवल ना होगी तो हम न्यायालय में नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कि आपके आदेश का यह अवहेलना हो रहा, वायलेट कर रहा है ये लोग। जी देखिए, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा,
अब उसका जो है लोग पालन नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट बनता है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो बैंक पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है ऐसी सूरत में? ऐसे सूरत में दोनों तरह का ऑर्डर हो सकता है कि सफरेसी को जो है उसको जो ऑर्डर हुआ है उसको जो है क्वेश्चन कर देगा हाई कोर्ट। अभी जो सफरेसी का जो आया है उसको क्वेश्चन कर देगा और अगली कार्रवाई वो कंटेम्प्ट का हो सकता है। यही दो कार्रवाई है। वहाँ लाठी से नहीं ना हम लोग जाके चलाएंगे कि कहे कर रहे हो, मेरे कहे ताला लगा रहे हो। हम लोग पीसफुल आदमी हैं। अब बैंक जो है इसमें कुछ ऐसा इस अंदाज से पेश आ रहा है लगता है कि कानून सब उसी के हाथ में है और दूसरा कानून नहीं है, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं है, DIT भी कुछ नहीं है, कहीं कुछ है ये नहीं है। ऐसा बनाए हाँ मनमानी कहा जाए इसको, आर्बिट्रेरी तरीका से जो है कर रहा है लोग। और दूसरा क्या कर सकते हैं इसको? देखिए अब गुंडागर्दी का डिफिनीशन क्या हो सकता है? अगर उस लिस्ट में आना होगा तो आ सकता है। गुंडागर्दी को तो डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये बात करने से गुंडागर्दी होती है और ये बात गुंडागर्दी से बाहर है। लेकिन जो उन लोगों को करने का अंदाज है, जाकर वहाँ पर ज़बरदस्ती करना और एक जो है मिसगाइड करके कलेक्टर का और ऑर्डर जो है कलेक्टर से ऑर्डर हासिल कर लेना और वहाँ जाकर गुंडाई करना तो गुंडागर्दी न कहा जाएगा। तो आजकल तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ऐसा गलती कर रहा है हर जगह। अब देखते होंगे कि हाई कोर्ट में कभी SP को बुला रहा है, कभी कलेक्टर को हाई कोर्ट बुला रहा है, कभी DGP को बुला रहा है, सबको तो बुलाइए रहा, दुरुस्त कर रहा है। हाई कोर्ट छोड़ेगा? छोड़े। हाई कोर्ट का बहुत पावरफुल होता है हाई कोर्ट, ये जान लीजिए। हाँ, दूसरे के नज़र में जो हो, लेकिन हाई कोर्ट का कलम जो है इतना ज़बरदस्त है कि किसी के लाइफ को बर्बाद कर देगा। हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा न्याय। हाँ क्योंकि हम उसका प्रूफ देंगे वहाँ हर कुछ। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है पहले उसको हम जो है उजागर करेंगे कि हाई कोर्ट द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर हुआ है और उसका जो है कंप्लायंस नहीं करके उसको वायलेट कर रहा है। ये बैंक भी उसको एक्सेप्ट किया है उस एग्रीमेंट को। ये इस पेज में देखिए आप, इसको ले लीजिए आप। ऊपर में है ये कि 2 करोड़ मिलने के बाद तीन पेपर हमारा रिलीज करेंगे। ये इस कोने पे देखिएगा, ये लिखा है साफ। तो फिर क्यों बैंक अपनी ही बात से मुकर रहा है? अब यही तो हाई कोर्ट देखेगा ना कि DRT में भी कंप्रोमाइज हुआ है और बैंक ने भी इस लेटर को कहा है कि आप 2 करोड़ दीजिए, 3 पेपर ले लीजिए। ठीक है। और उस दिन ये भी 26 दिन का ही है, जिस दिन DRT का ऑर्डर हुआ है उसी दिन का ही भी है। और इसके पहले जो है हम पैसा इनको 2 करोड़ दे चुके हैं।